मित्रों, सभी का स्वागत है आदिवासी कांग्रेस के प्रशिक्षण सत्र 3 में। आज का विषय है सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल। तो आइए जानते हैं सॉफ्ट स्किल क्या है। सॉफ्ट स्किल्स चरित्र लक्षण और पारस्परिक कौशल है जो किसी व्यक्ति की दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता को दर्शाते हैं। कार्यस्थल में सॉफ्ट स्किल को हार्ड स्किल का पूरक माना जाता है जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और व्यावसायिक कौशल को संदर्भित करता है। मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के भावनात्मक बुद्धिमत्ता भागफल यानी कि IQ का वर्णन करने के लिए सॉफ्ट स्किल शब्द का उपयोग कर सकते हैं, न कि बुद्धिमत्ता भागफल IQ का। प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में जो व्यक्ति प्रदर्शित करते हैं कि उनके पास हार्ड और सॉफ्ट स्किल का अच्छा संयोजन है, उनकी सेवाओं की अक्सर अधिक मांग होती है। मुख्य बातें सॉफ्ट स्किल में ऐसे गुण और व्यक्तित्व लक्षण शामिल हैं जो कर्मचारियों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और कार्यस्थल में सफल होने में मदद करते हैं। सॉफ्ट स्किल के उदाहरणों में संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने, सहकर्मियों को सलाह देने, टीम का नेतृत्व करने, अनुबंध पर बातचीत करने, निर्देशों का पालन करने और समय पर काम पूरा करने की क्षमता शामिल है। हार्ड स्किल मापने योग्य है और आमतौर पर औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अच्छे सॉफ्ट स्किल वाले कर्मचारी कंपनियों को दक्षता और उत्पादकता के उच्च स्तर हासिल करने में मदद कर सकते हैं। हार्ड स्किल के विपरीत सॉफ्ट स्किल को औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल करना अधिक कठिन होता है। कई नियोक्ता नियुक्ति के निर्णय लेते समय हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स के बीच संतुलन की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, नियोक्ता समय पर काम पूरा करने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले कुशल कर्मचारियों को महत्व देते हैं। नियोक्ता मजबूत संचार कौशल और कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की अच्छी समझ रखने वाले कर्मचारियों को भी महत्व देते हैं। संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करते समय सॉफ्ट स्किल वाले कर्मचारी आकर्षक प्रस्तुतियां दे सकते हैं, भले ही कंपनी के नेता अक्सर सबसे प्रभावी होते हैं जब उनके पास मजबूत सॉफ्ट स्किल होते हैं। उदाहरण के लिए, नेताओं से अच्छी बोलने की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन महान नेता कर्मचारियों और अपने क्षेत्र के अन्य नेताओं की बात सुनने में भी अच्छे होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है, जो नियोक्ता अपने लोगों की चिंताओं को सुनने और विचार पूर्वक जवाब देने में विफल रहते हैं, उनका टर्नओवर अधिक होगा। और यह देखते हुए कि टर्नओवर की उच्चतम दर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में है जो ग्राहकों और परियोजनाओं को अपने साथ ले जा सकते हैं और ग्राहक अनुभव के लिए जिम्मेदार फ्रंटलाइन कर्मचारी, इसमें एक जोखिम है। कई कंपनी के नेताओं के लिए बातचीत भी नौकरी का एक बड़ा हिस्सा है। कर्मचारियों, ग्राहकों या सहयोगी के साथ बातचीत करते समय नेताओं को दूसरों की इच्छाओं के बारे में विचारशील रहने में कुशल होने की आवश्यकता होती है, जबकि वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छे नेताओं को यह भी पता होना चाहिए कि अन्य टीम के सदस्यों को प्रभावी ढंग से कार्य कैसे सौंपे। मित्रों, आज का टॉपिक है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का
अगर मोटा मोटा समझा जाए तो वह होता है व्यवहार कुशलता। फील्ड में व्यवहार कुशलता मायने रखता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अपना बिजनेस रन करना होता है, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे कर्मचारी हों जिनका बात, व्यवहार, नेतृत्व करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की, जो कर्मचारियों के बीच में आपसी झगड़े हो जाते हैं उनको सुलझाने की, अगर कोई समस्या होती है तो समस्या का समाधान करने में, और अनुकूलनशीलता, एडाप्टेबिलिटी उसकी कैसी है, किसी भी सिचुएशन को वो कैसे एडाप्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल में आती हैं। इसी सॉफ्ट स्किल का एक पार्ट कम्युनिकेशन स्किल भी है, जो हम आगे बताएंगे आपको। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो विवाद प्रबंधन है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो आइए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के अब अंतरों पर भी हम बात करें। जो लोग भी जुड़ते जाएंगे इनको हम जोड़ते रहेंगे और तब तक हम लोग चलते रहें। कर्मचारी औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रित प्रयास के माध्यम से हार्ड स्किल प्राप्त करते हैं। एक मोटी मोटी चीज़ यह है कि हार्ड स्किल जो होता है वो सीखा जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, बाकायदे उसके कोर्स होते हैं। जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर है, ये सब लोग सीखते हैं। लोग किताबों के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। ये जो चीज़ें स्पष्ट रूप से सिखाई जा सकती हैं, इन्हीं को हार्ड स्किल बोलते हैं। और जो चीज़ें अनुभव से सीखी जाती हैं, जिसको हम लोग बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं संस्कार, वो ये जो है किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। आज भी अगर सॉफ्ट स्किल की क्लासेस लग रही हैं, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस लग रही हैं, तो वह मात्र आपको एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने ज्ञान यानी अपने हार्ड स्किल और अपने अनुभव से आप अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बुद्धा ने सम्यक वाणी कहा। तो सम्यक वाणी में क्या है? यानी अनर्गल प्रलाप न करें, जो कुछ बोले उसको पहले सोच समझ लें। आपकी वाणी में सौम्यता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ये चीजें वाणी के ऊपर हो गई। आप असत्य न बोलिए, कड़वा मत बोलिए, गुस्से में मत बोलिए। ये पूरा कम्युनिकेशन स्किल है, उसको हम आगे कवर करेंगे। चलिए अभी बढ़ते हैं हम। अब हार्ड स्किल के उदाहरण जैसे आप ले लीजिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, लेखन हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, वो भी आगे सब आ रहा है। कुछ हार्ड स्किल की मांग दूसरों की तुलना में अधिक होती है और नियोक्ताओं को उन नौकरियों को भरने के लिए भर्ती एजेंसियों या हेड हंटर्स को नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, जिनके लिए विशेष उच्च स्तरीय हार्ड स्किल्स की जरूरत होती है। हार्ड स्किल्स को समय के साथ सीखा और निखारा जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल को हासिल करना और बदलना अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए डॉक्टर को जिन सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता हो सकती है वो है सहानुभूति, एंथैल्पी, समझ, एक्टिव लिसनिंग और मरीज के साथ अच्छा व्यवहार यानी अपनत्व। वैकल्पिक रूप से डॉक्टर को जिन हार्ड स्किल की आवश्यकता होती है उनमें बीमारियों की व्यापक समझ,
परीक्षण के परिणामों और लक्षणों की व्याख्या करने की क्षमता और शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान की गहन समझ शामिल है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको सिखाई जाती है। जब आदमी मेडिकल करता है, 4 साल 5 साल 7 साल का कोर्स करता है, MBBS करता है, MD करता है, सर्जरी करता है, तो वो सीखता है, वो हार्ड स्किल है। लेकिन उसके अंदर जो व्यवहार कुशलता आती है कि मरीज के साथ कैसे डील करना चाहिए, समय पे कैसे डील करना चाहिए, वह कहीं सिखाई नहीं जा सकती। वो भी अनुभव से आदमी सीखता है। कर्मचारियों के लिए मूल्यवान सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का लाभ तब मिलता है जब उसका अभ्यास कंपनी व्यापी आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों के बीच सहयोगात्मक भावना महत्वपूर्ण है। टीम के सदस्य जो अलग अलग पीढ़ियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ अच्छी तरह से काम करने में सक्षम हैं, वे आमतौर पर अधिक उत्पादक होते हैं और आम प्राथमिकताओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। जब कर्मचारी काम पूरा करने के लिए ज्ञान और उपकरण साझा करके सहयोग करते हैं तो दक्षता और आउटपुट में सुधार होता है। नई विधियों और तकनीकों को सीखने की क्षमता भी सभी कर्मचारियों के लिए एक वांछित सॉफ्ट स्किल है। कंपनियां जो सीखने को सॉफ्ट स्किल के रूप में महत्व देती हैं, वे विभिन्न शिक्षण शैलियों को पहचानती हैं और कर्मचारियों को उन तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। अच्छा समस्या निवारण और एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कंपनियां महत्व देती हैं। उदाहरण के लिए कंपनियां अधिक कुशलता से काम कर सकती हैं और उत्पादकता बढ़ा सकती हैं जब सभी कर्मचारी हर समस्या के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग पर निर्भर रहने की बजाय सॉफ्टवेयर समस्याओं का निवारण करना जानते हैं। सॉफ्ट स्किल के लोगों के कौशल के रूप में भी माना जा सकता है। इनमें अच्छा संचार, कम्युनिकेशन, पारस्परिक कौशल, नेतृत्व, समस्या समाधान, कार्य नैतिकता, समय प्रबंधन और टीम वर्क शामिल हो सकते हैं। ये ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें किसी भी पद पर ले जाया जा सकता है। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या अंतर है? हार्ड स्किल प्रशिक्षण, शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले मापने योग्य कौशल हैं। वे किसी विशिष्ट कार्य या नौकरी को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। सॉफ्ट स्किल्स व्यवहारिक और पारस्परिक कौशल हैं जो इस बात से संबंधित है कि लोग कितने प्रभावी ढंग से दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और स्थितियों को संभालते हैं। सॉफ्ट स्किल क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग के स्क्रीन पर भी जा रहा है। आप दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह कैरियर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक बातचीत और रिश्तों के माध्यम से विकसित होता है, विश्वास विकसित होता है और ऐसे वातावरण में उत्पादकता बढ़ती है जहां सॉफ्ट स्किल पनपती है। सॉफ्ट स्किल को कैसे सुधारते हैं? हालांकि औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से पारंपरिक रूप से हासिल नहीं किया जाता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल सीखी जा सकती है। सॉफ्ट स्किल को बेहतर बनाने के लिए किसी व्यक्ति को फीडबैक के लिए खुला होना चाहिए और व्यवहार बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार जिसके अंदर जो व्यवहार घर कर गया है, अपना लिया है, उसको वो जल्दी छोड़ नहीं पाता। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, लेकिन यहाँ नेचर और सिग्नेचर बदलने की कवायद हो रही है। प्रशिक्षण बेहतर अभ्यास विकसित करने के लिए सुझाव और रणनीतियां प्रदान कर सकता है, जैसे एक्टिव लिसनिंग और दूसरों के साथ सहानुभूति रखना। अभ्यास उन क्षेत्रों को मजबूत कर सकता है जहां कमियां मौजूद हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग क्या है? सॉफ्ट स्किल्स पारस्परिक कौशल को विकसित करने या सुधारने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण है। इसमें संचार को बेहतर बनाने, सक्रिय सुनने को बढ़ाने, संघर्षों को हल करने और बहुत कुछ करने के लिए टीच किया जाता है, पाठ शामिल है।
सॉफ्ट स्किल अक्सर स्कूल या कॉलेजों के पाठ्यक्रम में नहीं पाए जाते हैं, हालांकि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है जो लोगों को संचार कौशल, टीम वर्क या लोगों के प्रबंधन कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। कुछ सामान्य सॉफ्ट स्किल में शामिल हैं कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार दक्षता, टीम वर्क, अनुकूलनशीलता एडाप्टेबिलिटी, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग और संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये 5 चीजें हैं, ये सॉफ्ट स्किल होती हैं जो इस समय मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं, डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, और वो एक इनपुट आपको दिया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप सफल होंगे। हालांकि आज की अर्थव्यवस्था में हार्ड स्किल्स को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन कई नियोक्ता सॉफ्ट स्किल के महत्व को भी पहचानते हैं। इस कारण से हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के कौशल वाले कर्मचारियों को काम पर रखना और रैंक में ऊपर उठाना आसान हो जाता है। हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल नौकरी के लिए जरूरी तकनीकी कौशल है। यह शिक्षा और अनुभव के जरिए हासिल की गई है और बढ़ाई गई योग्यताएं। हार्ड स्किल आपके रिज्यूम के लिए जरूरी है क्योंकि नियोक्ता नियुक्ति करते समय इनकी तलाश करते हैं। हार्ड स्किल अकेले सफलता में तब्दील नहीं होती है क्योंकि कर्मचारियों को दूसरे कौशलों की भी जरूरत होती है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के विपरीत हार्ड स्किल को परिमाणित किया जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल का मापन नहीं होता है। उदाहरण के लिए हार्ड स्किल दूसरी भाषा में प्रवीणता हो सकती है, लेकिन जबकि सॉफ्ट स्किल टीम में अच्छी तरह से काम करने की क्षमता हो सकती है। मुख्य बात है, हार्ड स्किल नौकरी के लिए जरूरी तकनीकी कौशल है। हार्ड स्किल शिक्षा अनुभव के जरिए हासिल की जाती है। सॉफ्ट स्किल व्यवहारिक होती है, जैसे कि टीम में शामिल होना। सॉफ्ट स्किल के विपरीत हार्ड स्किल को आसानी से परिमाणित किया जा सकता है। नियोक्ता आमतौर पर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बीच में सामंजस्य ढूंढता है। हार्ड स्किल के कितने प्रकार हैं, एक मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। नौकरी में योग्य और सफल होने के लिए जरूरी हार्ड स्किल के प्रकार उद्योग पर निर्भर करते हैं। जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनके बारे में आप पढ़े हैं तो आपकी नियुक्ति जल्दी हो सकती है। नियोक्ता आमतौर पर नौकरी के विवरण में आवश्यक हार्ड स्किल को सूचीबद्ध करते हैं। सामान्य हार्ड स्किल में क्या क्या शामिल है वो देखिए। जैसे आजकल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान, ग्राफिक डिजाइन, डाटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सितंबर 2022 में लिंक्डइन द्वारा प्रकाशित डेटा के अनुसार शीर्ष ट्रेडिंग हार्ड स्किल वो क्या क्या है? ग्राहक सेवा, बिक्री लेखांकन, व्यवसाय विकास, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री प्रबंधन, वित्त, सोशल मीडिया, बिक्री और विपणन, वित्तीय विश्लेषण, इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और संरचित क्वेरी भाषा। ये इस समय की ट्रेडिंग चल रही है। आपको पता होगा कि मैकडोनाल्ड ने अपने 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों को एक बार में बाहर कर दिया। बोला कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे उत्पाद को बेच नहीं पा रहे हो सफलतापूर्वक। मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे इससे नहीं मतलब है कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, वो मैनेजमेंट है, ग्रेजुएट है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेच सकता है, उसके अंदर मुझे वो गुण देखना है। और इस तरह उसने 4000 को निकाला और 60,000 को अल्टीमेटम दिया कि बेटर यू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल, मेरे प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिके। और इस समय
मार्केट के अंदर सॉफ्ट स्किल की डिमांड हार्ड स्किल से ज़्यादा है। तो सॉफ्ट स्किल अक्सर स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाए जाते हैं। हालांकि उन्हें ऐसे कार्यक्रम पढ़ाया जाता है जो लोगों को संचार कौशल, टीम वर्क या लोगों के प्रबंधन कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। कुछ सामान्य सॉफ्ट स्किल में शामिल है संचार यानी कम्युनिकेशन, मैंने पहले बताया, टीम वर्क बताया, एडाप्टेबिलिटी अनुकूलनशीलता बताया, समस्या समाधान बताया, संघर्ष समाधान बताया। आज हम आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करेंगे। संचार कौशल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा। संचार कौशल वे योग्यताएं जिनका उपयोग आप विभिन्न प्रकार की जानकारी देते और प्राप्त करते समय करते हैं। कुछ उदाहरणों में नए विचारों, भावनाओं या यहाँ तक कि अपने प्रोजेक्ट का अपडेट का संचार करना शामिल है। संचार कौशल में सुनना, बोलना, निरीक्षण करना और सहानुभूति रखना शामिल है। आमने सामने बातचीत, फोन पर बातचीत, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल संचार के माध्यम से संवाद करने के तरीके में अंतर को समझना भी सहायक होता है। संचार कौशल के उदाहरण क्या है? प्रभावी संचारक बनने में आपकी मदद करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के संचार कौशल सीख सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। इनमें से कई कौशल एक साथ काम करते हैं, जिससे जब भी संभव है विभिन्न संदर्भों में संचार कौशल का अभ्यास करना महत्वपूर्ण हो जाता है। संचार कौशल के जो तरीके हैं उसको सुनिए। पहला है सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। मोटा मोटा समझिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है तो उसकी बात को आप ध्यान से सुनिए। इस तरह से सुनिए उसे लगे कि वो आप उसकी बात सुन रहे हैं। मतलब बीच बीच में उसको एक्नॉलेज करिए, हाँ मैं समझ रहा हूँ। कभी कभी पूछ सकते हैं, अरे ये कब हुआ, थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो उसको लगेगा कि आप मेरी बात को बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। फिर वो और उत्साहित होगा, अपनी और चीज़ों को बेहतर तरीके से रखेगा। अपने दर्शकों के लिए अपनी संचार शैली को अनुकूलित करना। विभिन्न स्थितियों में संचार की विभिन्न शैलियाँ उपयुक्त होती हैं। अपने संचार कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अपने दर्शकों और उनके साथ संवाद करने के लिए सबसे प्रभावी प्रारूप पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी संभावित नियोक्ता के साथ संवाद कर रहे हैं तो औपचारिक ईमेल भेजना या उन्हें फोन पर कॉल करना बेहतर है। स्थिति के आधार पर आपको संचार के अन्य रूपों की तुलना में एक औपचारिक टाइप किया हुआ पत्र भी भेजना पड़ सकता है। कार्यस्थल में आप पा सकते हैं कि लंबे सघन ईमेल की तुलना में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जटिल जानकारी संप्रेषित करना आसान है। वही बात अगर अपने आप नियोक्ता से बात करना चाहते हैं तो उसको आप इंटीमेट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी ये चीज़ें हैं। आप उसको पहले कंफर्म कर देते हैं अपनी चीज़ भेज करके, फिर जब वो समय देता है तो उस पर जाके आप अपनी बात रखते हैं। ये सब तरीका है। दूसरा स्किल है मित्रता। दोस्ती में ईमानदारी और दयालुता जैसी विशेषताएं अक्सर विश्वास और समझ को बढ़ावा देती है। कार्यस्थल के रिश्तों में भी यही विशेषताएं महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों के साथ काम कर रहे हो तो अपनी बातचीत को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, खुले दिमाग से काम लें और यह समझने में मदद करने के लिए सवाल पूछें कि वे कहाँ से आ रहे हैं। मतलब वो सवाल जो उसके मन में उपज रहे हैं। छोटे छोटे इशारे जैसे किसी से पूछना कि वे कैसे हैं, बोलते समय मुस्कुराना या अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना आपको सहकर्मियों और प्रबंधकों दोनों के साथ उत्पादक संबंध बनाने में मदद कर सकता है। आत्मविश्वास। कार्यस्थल पर लोग आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किए गए विचारों पर अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। आत्मविश्वासी दिखने के कई तरीके हैं, जैसे कि किसी से बात करते समय आंख से संपर्क बनाना, आई टू आई, अपने कंधों को खुला रखते हुए सीधे बैठना,
कई लोग ऐसे सिकुड़ के बैठते हैं, नहीं, आप आराम से बैठिए। समय से पहले तैयारी करना ताकि आपके विचार स्पष्ट हो। आप क्या बोलना चाहते हैं उसको पहले अपने अंदर समझ लें। आप पाएंगे कि आत्मविश्वास से भरा संचार न केवल नौकरी बल्कि नौकरी के साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान भी काम आता है। आप देखेंगे कोर्ट के अंदर हमारे जो एडवोकेट लोग हैं, जो पक्षकारिता करते हैं, तो वो अपने क्लाइंट की चीज़ों को पहले समझते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मुझे जज के सामने इसको कैसे प्रस्तुत करना है, कितने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है कि जज हमारी बातों से, हमारी बहस से प्रभावित हो। प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना। मजबूर संचारक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्वीकार कर सकते हैं और दूसरों को रचनात्मक इनपुट दे सकते हैं। प्रतिक्रिया से सवालों के जवाब मिलने चाहिए, समाधान मिलने चाहिए या हाथ में मौजूद प्रोजेक्ट या विषय को मजबूत बनाने में मदद मिलनी चाहिए। संचार कौशल में सबसे बड़ी चीज है ध्वनि और स्पष्टता। आपकी पिच वो क्लियर होनी चाहिए, टोन वो साफ होना चाहिए। मतलब आप इतना चिल्ला के भी ना बोलें कि अगले को लगे कि मेरे कान बहरे हो जाएंगे। आप इतना धीरे भी ना बोलें कि उसको लगे कि मैं इसको सुन ही नहीं पा रहा हूं। एक नपातुला संयमित टोन प्रस्तुत करें और आप जो भी बोलें उसमें स्पष्टता हो, शब्दों में क्लैरिटी हो, आपके प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता हो। कुछ सेटिंग में बहुत तेज बोलना अपमानजनक या अजीब हो सकता है। यदि आप अनिश्चित हैं तो यह देखने के लिए पढ़ें कि दूसरे कैसे संवाद कर रहे हैं। सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ है आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। कहने का मतलब सहानुभूति हम कब कहते हैं? आपके साथ जब हम बात करते हैं तो हम अपने को आपके स्थान पर रख के बात करते हैं, तब हम चीज को बेहतर समझते हैं। तो यही है, आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें साझा कर सकते हैं। यह संचार कौशल टीम और आमने सामने दोनों ही स्थितियों में महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही मामलों में आपको दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना होगा और उचित प्रक्रिया का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोध या हताशा व्यक्त कर रहा है तो सहानुभूति उनकी भावना को स्वीकार करने और उसे दूर करने में मदद कर सकती है। कोई आदमी परेशान होता है तो बड़ी तलखी में आ जाता है, गुस्से में बात करता है, तनाव में बात करता है, लेकिन आपके प्यार भरे दो शब्द भी मैं आपकी बात को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको क्या समस्या आ रही है, ऐसी समस्या मैं सामना कर चुका हूँ, आप बिल्कुल न घबराइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप ये सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। और देखिए मित्रों, ये सारी चीजें अनुभव से आती हैं। सम्मान, रेस्पेक्ट। सम्मान का एक मुख्य पहलू यह जानना है कि कब संवाद शुरू करना है और कब जवाब देना है। इसमें एक गोल्डन रूल है, दो व्यक्ति जब बात करते हैं, तीन व्यक्ति बात करते हैं या ग्रुप बात करता है, तो जो शख्स बोल रहा है उसको बोल लेने दें, उसको बोलने में रोड़ा ना अटकाए, इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर करने पे वो व्यक्ति गुस्से में आ सकता है या उसको लगता है कि मेरी बात लोग सुनना नहीं चाहते, तो वहाँ मामला बिगड़ जाता है। सम्मानपूर्वक संवाद करने का अर्थ है किसी और के साथ अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना, विषय पर बने रहना, टॉपिक भटकना नहीं चाहिए। स्पष्ट प्रश्न पूछना, आप जो पूछना चाहते हैं स्पष्ट पूछिए, उसको ये ना लगे कि आप कहीं उसको घुमा रहे हैं। और आपसे पूछे गए किसी भी प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर देना। गैर मौखिक संकेतों को समझना। कभी कभी क्या होता है, गैर मौखिक से मतलब क्या होता है यहाँ पे,
एक तो हम जो बात कर रहे हैं ये मौखिक है, गैर मौखिक यानी बॉडी लैंग्वेज, इसको हम नॉन वर्बल भी बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है कि जो हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा हम अपने एक्सप्रेशन को हाथ के माध्यम से, कंधे के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, गर्दन के माध्यम से, जैसे असहमति में आश्चर्यचकित में क्या उसको तवज्जो नहीं देना, अरे यार तवज्जो नहीं देना, ये बॉडी लैंग्वेज होती है। कई बार आपके शब्द स्पष्ट नहीं होते लेकिन आपके हाव भाव से चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे आप देखेंगे जो मूक बधिर हैं वो हाथों के लैंग्वेज से यूज करते हैं, हाथों के एक्सप्रेशन से करते हैं, ये भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन गैर मौखिक संकेतों को समझना चाहिए। संचार का एक बड़ा हिस्सा गैर मौखिक संकेतों से कि शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, आंखों के संपर्क के माध्यम से होता है। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो आपकी उनकी गैर मौखिक भाषा के साथ साथ उनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। उसी तरह आपको संवाद करते समय अपनी शारीरिक भाषा के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप दूसरों को उचित संकेत भेज रहे हैं। उत्तरदायित्व, चाहे आप किसी फोन कॉल का जवाब दे रहे हो या किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हो, तेज संचार करने वालों को उन लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है जो प्रतिक्रिया देने में धीमे होते हैं। मीन्स आपको सुन रहे हैं, समझ, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, सोच समझ के रिएक्शन दीजिए। कई बार तुरंत लोग रिएक्शन देना शुरू करते हैं, वहाँ मतलब गड़बड़ हो जाता है। एक तरीका यह विचार करना है कि आपकी प्रतिक्रिया में कितना समय लगेगा। क्या यह कोई अनुरोध या प्रश्न है जिसका उत्तर आप अगले 5 मिनट में दे सकते हैं? यदि ऐसा है तो इसे देखते ही इसे संबोधित करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यदि यह अधिक जटिल अनुरोध या प्रश्न है तो आप अभी भी स्वीकार कर सकते हैं कि आपको संदेश प्राप्त हो गया है और दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं कि आप बाद में पूरी तरह से जवाब देंगे। ये आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी मायने रखता है कि तुरंत रिएक्शन नहीं देना है, सोच समझ के देना है। 10 मिनट का आ गया है, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अपने संचार कौशल को कैसे सुधारें? अनुभव और अभ्यास के साथ आप संचार कौशल सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं। अपनी ताकत की पहचान करके शुरू करें, फिर उन क्षेत्रों का अभ्यास और विकास करें। संचार आदतों को सुधारने का प्रयास करें। कई संचार कौशल ऐसे आते हैं जो आपने समय के साथ विकसित किए। आप नई आदतों का अभ्यास करके उन कौशलों को सुधार सकते हैं जो आपको एक बेहतर संचारक बनाती है। संचार कौशल कार्यशालाओं या कक्षाओं में भाग लें। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार, कार्यशालाओं, कक्षाएं जो आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाने में मदद कर सकती हैं। संवाद करने के अवसर तलाशें। नौकरी पर और उसके बाहर ऐसे अवसर तलाशें जिनमें आपको संचार कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता हो। इससे आपको मौजूदा कौशल सुधारने, नए कौशल का अभ्यास करने में मदद मिलेगा। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करना। हालांकि ऐसे कई संचार कौशल हैं जिनका आप विभिन्न परिदृश्यों में उपयोग करेंगे। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप कार्यस्थल पर एक प्रभावी संचारक बन सकते हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। अपने संदेश को जितना संभव उतना आसान बनाने से गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है, परियोजनाओं में तेजी आती है और दूसरे आपके लक्ष्यों को जल्दी से समझने में मदद मिलती है। लंबे विस्तृत वाक्यों में बोलने की बजाय अपने संदेश को उसके मूल अर्थ तक सीमित करने का प्रयास करें। सहानुभूति का अभ्यास करें। अपने सहकर्मी की भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों को समझना उनके साथ संवाद करते समय आपकी मदद कर सकता है। खुद को मुखर करें। कभी कभी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मुखर होना जरूरी होता। हर समय चुप नहीं रहना चाहिए, आपको कभी आगे बढ़ के भी बोलना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है। हालांकि आत्मविश्वास के साथ पेश आना कार्यस्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आपको बातचीत में हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए। एक समान स्वर रखना और अपने कथनों के लिए ठोस कारण प्रदान करना दूसरों को आपके विचारों को ग्रहण करने में
मदद करेगा। शांत और सुसंगत रहें। जब कोई असहमति या संघर्ष होता है तो आपके संचार में भावनाएं आना आसान हो जाता है। कभी कभी आप भी जो है उससे प्रभावित होते हैं। कार्यस्थल में दूसरों के साथ संवाद करते समय शांत रहना महत्वपूर्ण है। अपनी बाहों को क्रॉस न करके, अपनी आंखों को न घुमाकर अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति सजग रहें। एक समान बॉडी लैंग्वेज बनाए रखना और आवाज़ का एक समान स्वर रखना आपको शांतिपूर्ण उत्पादक रूप से निष्कर्ष पहुंचने पर मदद कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें और समझें उसे। तो ये था सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहा है और अगली बार हम सॉफ्ट स्किल के जो अन्य क्षेत्र हैं उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और अभी जब हम लॉग आउट होंगे तो फिर जो लोग हैं वो लॉग इन करेंगे, फिर कुछ हम लोग संगठन संबंधित बात करेंगे। आज का प्रशिक्षण सत्र यहीं पे समाप्त होता है। जय भारत, जय संविधान।